हेलो, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर हम सबसे पहले चार्ज के बारे में चर्चा करेंगे। चार्ज की तीन पॉसिबिलिटी हो सकती है। चार्ज या तो रेस्ट पर हो सकता है, या तो वह कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से चल रहा होगा, या फिर एक्सेलरेटेड होगा। अगर चार्ज रेस्ट पर होता है तब वह इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। अगर चार्ज कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से चल रहा होगा तो वह इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड और इंड्यूस करेगा। और अगर एक्सेलरेटेड होएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड तो होएगी, उसके साथ में वो रेडिएशन और जनरेट करेगा। रेडिएशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं उसे। तो हम इसके अंदर क्या करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर हम उसके बारे में चर्चा करेंगे जब चार्ज रेस्ट पर होता है। इसके अंदर मेनली चार्ज की उस प्रॉपर्टी के ऊपर बात करेंगे जब चार्ज रेस्ट पर होएगा। चार्ज रेस्ट पर होएगा तब वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में होती है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर हम सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं कूलॉम्ब्स लॉ। कूलॉम्ब्स लॉ का स्टेटमेंट क्या है, अगर दो कोई चार्ज है, कूलॉम्ब्स लॉ का स्टेटमेंट है, अगर कोई दो चार्ज, एक Q1 और एक Q2 है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, R। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस R है। तो कूलॉम्ब्स लॉ क्या करता है, कूलॉम्ब्स लॉ फोर्स कैलकुलेट करता है। ये कूलॉम्ब्स लॉ के द्वारा हम फोर्स कैलकुलेट करते हैं किसी चार्ज के ऊपर जो दूसरे चार्ज के द्वारा लगाया गया फोर्स, वह कूलॉम्ब्स लॉ के द्वारा कैलकुलेट किया जाता है। तो अगर हम Q2 के ऊपर हमें पता करना है कि Q2 के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, तो वह किसके द्वारा कैलकुलेट किया जाएगा, कूलॉम्ब्स लॉ के द्वारा कैलकुलेट किया जाएगा। अब कूलॉम्ब्स लॉ के अंदर कैलकुलेट करना, तो कूलॉम्ब्स लॉ का लॉ क्या कहता है कि फोर्स ऑन ए चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू उनके प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन देम चार्ज। यहाँ पर ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू चार्ज, प्रोडक्ट ऑफ चार्ज हो गया Q1 Q2 और डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है R²। तो ये प्रोपोर्शनल साइन है 1/4πε0। फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है Q1 × Q2 और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल तो होता है डिस्टेंस स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो यहाँ पर ये प्रोपोर्शनल साइन है, ये क्या इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹ SI यूनिट के अंदर। और ये यूनिट वेक्टर हो गया, R यूनिट वेक्टर हो गया, ये पोजीशन वेक्टर हो गया। तो Q1 यहाँ पर हम कैलकुलेट करें फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। तो यहाँ पर पहले पोजीशन वेक्टर क्या हो गया, Q2 का पोजीशन वेक्टर 2 विद रिस्पेक्ट 1 हो गया R, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस R है। तो ये फोर्स क्या हो गया 1/4πε0। ये एक प्रोपोर्शनल साइन है। जब इसको सोल्व करने का तो एक प्रोपोर्शनलिटी आता है कॉन्स्टेंट, जिसकी वो होता है K, उसकी वैल्यू होती है 1/4πε0 बराबर। तो इसके होता है 9 × 10⁹ SI यूनिट के अंदर। तो ये हो गया यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर को आप 11वीं क्लास में पढ़ चुके हो। यूनिट वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। चार्ज मस्ट बी पुट इन विद साइन। यहाँ पर इसके अंदर क्या करना होगा, चार्ज को हमें साइन के साथ में रखना होगा। चार्ज मस्ट बी पुट इन विद साइन। और यहाँ पर ये क्या होगा, Q1 और Q2 पॉइंट चार्ज है, Q1 एंड Q2 पॉइंट चार्ज है। कूलॉम्ब्स लॉ ओनली फॉर पॉइंट चार्ज के लिए एप्लीकेबल है। ये किसी बॉडी के लिए, जैसे एक बॉडी हो गई, यूनिफॉर्म बॉडी हो गई, जैसे रिंग हो गया, तो रिंग के लिए डायरेक्ट हम फॉर्मूला नहीं लगा सकते। इसके लिए हमें कैलकुलेट करना होगा। तो ये ओनली फॉर किसके लिए एप्लीकेबल है, पॉइंट चार्ज के लिए एप्लीकेबल है, किसी बॉडी के लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो कूलॉम्ब्स लॉ की ये लिमिटेशन है। ये कूलॉम्ब्स लॉ ये ओनली फॉर एप्लीकेबल है पॉइंट चार्ज के लिए, बॉडी के लिए एप्लीकेबल नहीं है। और ये साथ में स्टेशनरी चार्ज के लिए एप्लीकेबल है। अगर कोई चार्ज मूव कर रहा है तो यहाँ पर कूलॉम्ब्स लॉ नहीं लगता है। कूलॉम्ब्स लॉ इज ओनली वैलिड फॉर स्टेशनरी चार्ज। ये दो लिमिटेशन है कूलॉम्ब्स लॉ की। तो कूलॉम्ब्स लॉ की अब पॉइंट चार्ज, ये हमने यहाँ पर देखा था कि कूलॉम्ब्स लॉ ओनली फॉर पॉइंट चार्ज के लिए एप्लीकेबल होता है। तो व्हाट इज पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज होता क्या है। तो फिजिक्स के अंदर दो वर्ड होते हैं, एक पॉइंट चार्ज होता है, एक पार्टिकल होता है। तो पार्टिकल क्या होता है और एक पॉइंट चार्ज क्या होता है। तो पार्टिकल वह होता है, पार्टिकल की डेफिनेशन क्या होती है फिजिक्स के अंदर, पार्टिकल क्या होता है, शेप या साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज इमेटेरियल फॉर सोलिंग। अगर किसी बॉडी का साइज और इमेटेरियल फॉर सोलिंग होता है तो वो पार्टिकल कहलाता है। अब हम बात करते हैं पॉइंट चार्ज के ऊपर, जो अभी हमने पढ़ा था कि व्हाट इज पॉइंट चार्ज। अगर हमने ये देखा था कि कूलॉम्ब्स लॉ ओनली फॉर पॉइंट चार्ज के लिए, अगर हमें पॉइंट चार्ज का मतलब ही नहीं पता चलेगा तो हम क्या देखेंगे उसके बारे में, लॉ के बारे में। तो साइज ऑफ चार्ज बॉडी इज सो स्मॉल कंपेयर टू R डेट इट कैन बी एज्यूम्ड ए पॉइंट चार्ज। अगर बॉडी का साइज है, उसके बीच अगर मान लो दो बॉडी ले रखी है हमने, एक डिस्क ले रखी है और एक रिंग ले रखी है। अब इन दोनों बॉडी की मान लो डिस्टेंस है, रिंग की डिस्टेंस है 1 सेमी और डिस्क की
रिंग की है रेडियस है 1 सेमी और डिस्क की रेडियस है 2 सेमी। अगर इसको हमने 10 मीटर दूरी के ऊपर रख दिया, अगर हम दूर से देखेंगे तो उससे वो क्या दिखेगी, हमें एक पॉइंट चार्ज के रूप में दिखेगी, हमें वो रिंग के रूप में नहीं दिखाई देगी। तो इसका हम क्या कैलकुलेट करेंगे उसका, तो क्या कह रहा है, साइज ऑफ चार्ज बॉडी सो स्मॉल कंपेयर टू आर। ये आर कौन सा हो गया, डिस्टेंस बिटवीन डेम बॉडी, ये आर हो गया। तो अगर सो स्मॉल कंपेयर टू आर हो गया ना, तो इससे हम क्या कैलकुलेट करेंगे, ये कंसिडर करेंगे एक पॉइंट चार्ज के रूप में कंसिडर करेंगे। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो इसके पॉइंट चार्ज के रूप में कंसिडर करेंगे तो क्या होएगा, तो रिंग के अंदर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होएगा वो इग्नोर कर देंगे हम उसे। इनसाइड कैन बी इग्नोर, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इनसाइड कैन बी इग्नोर। ये छोटी सी चीज़ है इससे, लेकिन इसको ध्यान में रखना है कि पॉइंट चार्ज कहते किसे हैं। सबसे पहले तो पॉइंट चार्ज कहते किसे हैं, जिससे हमें कई क्वेश्चन होंगे जो हमें देखते ही इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं होगी, हमें ऐसे पता चल जाएगा ये पॉइंट चार्ज के रूप में कंसीडर कर सकते हैं इसे। तो डायरेक्टली हम सोल्व कर सकते हैं अप्रोक्सीमेटली लेके। जैसे ये एग्जाम्पल है r बराबर 1 सेमी, ये रिंग ले रखी है हमने, ये रिंग है और ये रोड है। ये इसके ऊपर चार्ज क्यू बराबर 10 कूलाम है और इसके ऊपर चार्ज है क्यू बराबर 20 कूलाम। तो यहाँ पर इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 10 मीटर है डिस्टेंस, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस 10 मीटर है। तो यहाँ पर देखो इसकी रिंग की रेडियस कितनी है, बहुत स्मॉल कंपेरेबल टू डिस्टेंस इज सो स्मॉल है, इसके डिस्टेंस भी स्मॉल में कंपेरेबल में सो स्मॉल है। तो इससे हम क्या कंसिडर करेंगे, यहाँ पर एक पॉइंट चार्ज के रूप में कंसिडर करके सीधे ही इसको सोल्व कर लेंगे। कैसे, f बराबर के Q1 कितना है इसका 10 और Q2 कितना है 20 और अपन डिस्टेंस कितनी है 10 का स्क्वायर। हमने इसे सीधा सोल्व कर लिया, ये भी राइट है। अब एक तरीका के साथ जनरल मेथड क्या होता है इसका अब रिंग का इंटीग्रेशन करेंगे। रिंग का एक एलिमेंट लेंगे, उसका फिर फॉर्मूला क्या होता है, रिंग की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, रिंग की इलेक्ट्रिक फील्ड होती है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन 3/2 होता है। पहले रिंग के एलिमेंट्स के इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे, फिर इसके बाद यहाँ से एलिमेंट लेंगे, डीएक्स एलिमेंट लेंगे, इसका डीएक्स एलिमेंट लेके उसके बाद यहाँ पर इंटीग्रेशन करेंगे। हम जानते हैं कि फोर्स बराबर क्या होता है, फोर्स बराबर ई इंटू डी क्यू होता है। तो फिर इंटीग्रेशन करेंगे इसको, तो इसका क्यू निकालेंगे, डी क्यू निकालेंगे, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, फिर 0 to 10 इंटीग्रेशन करेंगे, 0 to r, ये डिस्टेंस r मान ली। तो इंटीग्रेशन करके इससे ये सॉल्यूशन बहुत लंबा चला जाएगा। अगर हमने पॉइंट चार्ज की डेफिनेशन पता है अगर हमें पॉइंट चार्ज की डेफिनेशन पता है तो हमें ये इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं है। इसके इंटीग्रेशन के विदाउट हम सीधा ही सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि हमें पॉइंट चार्ज क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन देम। पॉइंट चार्ज क्या होता है कि पॉइंट चार्ज को कंसीडर कर सकते हैं अगर इनके बीच का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा स्मॉल होती है कंपेरेटिबल डिस्टेंस, तो इसे हम पॉइंट चार्ज के रूप में कंसीडर कर लिया इसे हमने। अगर पॉइंट चार्ज के रूप में कंसीडर नहीं करते इसे हमें, तो इसे हम इंटीग्रेशन के द्वारा सोल्व कर सकते हैं, लेकिन वो तरीका बहुत लंबा चला जाएगा, जिसकी वजह से हम वहाँ पर एग्जाम टाइम के अंदर सोल्व भी नहीं कर पाएंगे लिमिटेड टाइम में। इसलिए इसे हमने सीधा अप्रोक्सीमेटली मान लिया। तो पॉइंट चार्ज, आई थिंक आपको पॉइंट चार्ज के बारे में मैं समझा सका कुछ। तो पॉइंट चार्ज के बारे में आपने जान लिया क्या होता है। अब एक और एग्जाम्पल है, हमने ये नॉर्मल एग्जाम्पल ले रहे हैं कूलाम फ्लो के ऊपर। एक चार्ज है Q1, उसके -2 कूलाम है, और एक है चार्ज Q2, इसके ऊपर है 4 कूलाम हो गया। तो इसका पोजीशन वेक्टर, इसकी पोजीशन है 3 1 2 -2 और इसकी है पोजीशन -3 6 4। तो आप खुद सोल्व करके देखो इसका, इसे आप खुद सोल्व करो एक बार। अब इसके अंदर क्या करेंगे, हम सबसे पहले पोजीशन वेक्टर निकालेंगे। इसके अंदर हम पोजीशन वेक्टर निकालेंगे। सबसे पहले पोजीशन वेक्टर निकाले R21। हमें फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 कैलकुलेट कर रहा हूँ, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 कैलकुलेट कर रहा हूँ मैं। आप खुद ट्राई करना, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 आप ये ट्राई करना खुद लेक्चर देखने के बाद। मैं अभी सोल्व कर रहा हूँ फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। इसके अंदर पहले क्या करेंगे, R21 निकालेंगे, पोजीशन वेक्टर निकालेंगे। पोजीशन वेक्टर इसका क्या होगा, माइनस इसके रेस्पेक्ट में। तो ये पोजीशन वेक्टर क्या होता है, R2 - R1 हो जाएगा। इसकी
इसके माइनस इसको करेंगे तो पोजीशन वेक्टर मिल जाएगा हमें। तो R2 का तो -3 इंटू -3 तो -6 आई कैप हो गया। तो 6 माइनस 1 5 जे कैप हो गया, 6 आई कैप 5 जे कैप। अब यहाँ पर 4 माइनस -2 तो कितना हो गया, 4 माइनस -2 तो +6 के कैप हो गया। ये पोजीशन वेक्टर निकाल लिया हमने। अभी फोर्स, तो इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं। मैग्नीट्यूड कितना होएगा इसका मैग्नीट्यूड होएगा तो 36 25 और 36 कितना हो गया, 36 72 प्लस 25 97। तो इसका मैग्नीट्यूड हो गया 97 √97। इसका मैग्नीट्यूड हो गया √97। अब इसको क्या, फोर्स क्या होता है, तो फोर्स क्या होता है, फोर्स की हमने अभी फॉर्मूला देखा था। फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 कितना होएगा, 1 अपॉन कूलम्ब लॉ का किया था 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r²। और पोजीशन यूनिट ऑफ वेक्टर ऑफ पोजीशन, तो ये हमने क्या कर दिया, तो इसका 1/4πε0 Q1 Q2। अभी हमने Q1 कितना है इसके अंदर, Q1 है -2 कूलम्ब, -2 × 4 -2 × 4 अपॉन इनका डिस्टेंस का स्क्वायर कितना हो गया 97। और यूनिट वेक्टर को हम क्या लिख सकते हैं, आर वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर। तो इसका आर वेक्टर कितना है, पोजीशन वेक्टर कितना है इसका, पोजीशन वेक्टर है -6 आई कैप प्लस 5 जे कैप प्लस 6 के कैप अपॉन, और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर कितना है इसका √97 पोजीशन वेक्टर। ये आ गया फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। तो कूलम्ब लॉ के हमने मतलब कूलम्ब लॉ, बेसिक कूलम्ब लॉ के बारे में हम जान लिया। अब कूलम्ब लॉ की एग्जांपल, अभी आप कूलम्ब लॉ की एग्जांपल मैं अगले लेक्चर में लूँगा। आप ट्राई करना, सबसे पहले आप एस सी वर्मा की एग्जांपल ट्राई करना, एक्स सी वर्मा के वर्कआउट एग्जांपल ट्राई करना। उसके बाद अगले लेक्चर में वो ट्राई करूँगा, डिस्कस करूँगा। अब यहाँ पर ये वेक्टर फॉर्म के अंदर लिखा था हमने इसको कूलम्ब लॉ। तो कूलम्ब लॉ वेक्टर फॉर्म के अंदर लिखते, वेक्टर फॉर्म के अंदर कूलम्ब लॉ लिखते हैं तो वहाँ पर चार्ज साइन के साथ लिखते हैं। और स्केलर फॉर्म, अब स्केलर फॉर्म होगी तो फोर्स की स्केलर फॉर्म क्या होगा, सीधे K Q1 Q2 अपॉन r²। अगर स्केलर फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ पर हम साइन के साथ नहीं लिखेंगे। ये बात ध्यान रखना आप कि नेवर राइट साइन ऑफ चार्ज अगर हम स्केलर फॉर्म में लिख रहे हैं तो। अगर फोर्स को स्केलर फॉर्म में लिख रहे हैं तो कभी भी चार्ज के साइन को नहीं लिखेंगे। और अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं तो उस समय चार्ज के साइन को साथ में लिखेंगे। ये बात ध्यान रखना आप। और इसका K की वैल्यू होती है, K बराबर होता है 1/4πε0। इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹ SI यूनिट। और एप्सिलॉन होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, एप्सिलॉन होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो एस सी वर्मा के वर्कआउट एग्जाम्पल, अगले लेक्चर में कंप्लीट करूंगा मैं। अभी यहाँ पर आप ट्राई करके आना खुद। अभी मैं सीधा जा रहा हूँ फील्ड, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ फील्ड के ऊपर चर्चा कर रहा हूँ अभी। उससे अगले लेक्चर में एग्जाम्पल ट्राई करेंगे इसके। तो पहले हमने तो फंडामेंटल ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ फील्ड के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। तो दो वस्तु है M1। तो सबसे पहले आप जानते हैं कि अगर दो वस्तु M1 और M2 होता है तो उनके बीच में फोर्स कितना होता है, Gm1 M2 अपॉन r²। ग्रेविटेशनल लॉ ऑफ न्यूटन ने ग्रेविटेशनल लॉ ऑफ मोशन का दिया था। तो ग्रेविटेशनल लॉ हो गया तो M1 M2 तो बराबर क्या था, फोर्स अपन Gm1 M2 अपॉन r²। ये हो गया। तो यहाँ पर न्यूटन ने ये लॉ दिया था।
फिर एक लो ये भी आ गया Q1 Q2, तो क्या हो गया फोर्स बराबर Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब इन दोनों लो के अंदर एक डाउट था कि ये दोनों बॉडी आपस में टच नहीं हो रही थी, ये बॉडी आपस में टच नहीं हो रही थी, फिर भी इंटरेक्ट कर रही थी, एटरेस्ट हो रही थी बॉडी। ये कैसे हो रहा था? न्यूटन को ये डाउट भी आया था कि ये बॉडी टच नहीं कर रही। न्यूटन ने नियम तो दे दिया था, लेकिन उसको खुद को भी डाउट आया था कि ये बॉडी आपस में टच नहीं हो रही, फिर भी ये अट्रैक्ट कर रही है कैसे? तो ये फिर यहाँ पर एक आ गया था कि ये बॉडी अट्रैक्ट कैसे कर रही है। उसके बाद फिर फेराडे ने एक कंसेप्ट दिया था। फेराडे ने कहा था कि चार्ज पार्टिकल क्रिएट फील्ड ऑफ इन्फ्लुएंस नियर बाई। फेराडे ने कहा था कि चार्ज पार्टिकल होता है वो अपने चारों ओर अपने आसपास फील्ड इन्फ्लुएंस क्रिएट करता है, फील्ड ऑफ इन्फ्लुएंस अपने स्वयं का फील्ड ऑफ इन्फ्लुएंस क्रिएट करता है। सेम थिंग यहाँ पर होती है ग्रेविटेशनल के अंदर, ग्रेविटेशनल फील्ड क्रिएट करता है मास बॉडी। तो ये फील्ड क्रिएट करती है सारी बॉडी, अपनी चार्ज बॉडी होती है अपने आसपास फील्ड ऑफ इन्फ्लुएंस क्रिएट करती है, और मास बॉडी भी अपने आसपास फील्ड ऑफ इन्फ्लुएंस क्रिएट करती है। ये बात फेराडे ने कही थी। तो यहाँ पर तो ये कैलकुलेट ये कैसे किसके कारण ये इंटरेक्ट होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं? ये फील्ड ऑफ इन्फ्लुएंस के कारण होते हैं। फील्ड इज नॉट मैथमेटिकल टर्म, ये कोई मैथमेटिकल टर्म नहीं है, ये रियल थिंग है। फील्ड इज नॉट मैथमेटिकल टर्म, इट इज रियल थिंग। अब तो फेराडे ने कहा था कि कोई चार्ज पार्टिकल होता है, वह अपने चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। तो फिर ये Q1 है, ये अपने चारों ओर क्या करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, तो नियर बाई फील्ड ऑफ इन्फ्लुएंस क्रिएट करेगा। तो ये इसके नियर बाई फिर इसके फील्ड ऑफ इन्फ्लुएंस के अंदर अगर कोई दूसरा चार्ज आएगा, Q2 चार्ज आएगा, तो ये इसकी फील्ड की वजह से Q2 अपने ऊपर एक फोर्स, इसकी फील्ड की वजह से अपने ऊपर एक फोर्स महसूस करेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स महसूस करेगा। तो ये किसकी वजह से करेगा? फील्ड की वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स आता है, ये मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स महसूस करता है कोई चार्ज। तो यहाँ पर क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर क्या हो गया? तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक ये थिंग होगी कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड एडजस्ट करती है, फिर इसे कैलकुलेट करने के लिए फोर्स तो एक मेजरेबल क्वांटिटी है जिससे कैलकुलेट किया जा सकता है। तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होता है फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज, पर यूनिट टेस्ट चार्ज हो गया, पर यूनिट टेस्ट चार्ज हो गया। तो ये फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज हो गया। लेकिन ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन नहीं है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड को मेजर करने का तरीका है। इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर क्या होती है? फोर्स अपॉन Q0। ये Q0 एक टेस्ट चार्ज है, Q0 विच एक्सपीरियंस फोर्स बट डज नॉट अप्लाई फोर्स। ये यहाँ पर फोर्स एक्सपीरियंस करता है, ये खुद फोर्स नहीं लगाता। Q0 एक टेस्ट चार्ज है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की रियल डेफिनेशन क्या है? फील्ड इज इफेक्ट ऑफ चार्ज। इफेक्ट ऑफ चार्ज फील्ड है। इफेक्ट ऑफ चार्ज इसके कारण फील्ड के कारण इफेक्ट होता है चार्ज के ऊपर, और वो फोर्स महसूस करते हैं। तो फील्ड इज इफेक्ट ऑफ चार्ज, ये मतलब रियल डेफिनेशन है। फील्ड को मेजर कैसे करते हैं? फील्ड को मेजर करने का तरीका ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड को मेजर करने का तरीका ये है, मैथमेटिकल ये है। और लेकिन रियलिटी में क्या है? फील्ड इज इफेक्ट ऑफ चार्ज, और इफेक्ट ऑफ चार्ज फील्ड आ गया, और इसकी वजह से फील्ड की वजह से चार्ज फोर्स महसूस करता है। अब ये टेस्ट चार्ज कर दिया विच एक्सपीरियंस फोर्स बट डज नॉट अप्लाई फोर्स। जो फोर्स एक्सपीरियंस करता है लेकिन वो स्वयं खुद फोर्स नहीं लगाता। तो ये हो गया। अब हम एक फंडामेंटल चीज़ देखने जा रहे हैं, मतलब कूलॉम्ब्स लॉ के बारे में, इलेक्ट्रिक फील्ड और कूलॉम्ब्स लॉ। अगर मान लो एक चार्ज ले रखा हमने Q1, एक चार्ज है Q1 और एक चार्ज है Q2, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस R जो बहुत ज़्यादा, मतलब ये R डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, मतलब R इज वेरी वेरी हाई। अगर ये R बहुत ज़्यादा होएगा तो ये Q1 है, ये इसको हमने फिक्स करके रखा है, ये Q1 फिक्स है, और Q2 को हमने ये भी फिक्स था, फिर हमने इसको वेलोसिटी दी थी और सम टाइम में ये थोड़ा सा आगे आ गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड Q1 की वजह से कहीं पर भी जाओ, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? अगर यहाँ पर हो गया तो मान लो R यहाँ तक ले लिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड होगी KQ1 अपॉन R स्क्वायर।
के Q1 अपन आर स्क्वायर होगी Q1 की वजह से। लेकिन यहाँ पर Q2 है, अब Q1 को अगर फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 कितना हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड 1 कितनी होगी, के Q1 अपॉन आर स्क्वायर। कहीं पर भी किसी भी टाइम देख लो आर डिस्टेंस पर Q1 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, के Q1 अपॉन आर स्क्वायर होगी। तो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 कितना होता है, फोर्स बराबर हम जानते हैं, फोर्स बराबर क्या होता है, फोर्स बराबर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डी क्यू, चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू क्यू होता है, फोर्स बराबर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू क्यू। तो अभी जहाँ पर हो गया फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, तो Q2 चार्ज हो गया और इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, के Q1 अपॉन आर स्क्वायर, के Q1 अपॉन आर स्क्वायर होगी इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये दोनों एक दूसरे की इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से किया, ये इंटरेक्ट किसकी वजह से कर रहे हैं, कोई चार्ज पार्टिकल किसकी वजह से इंटरेक्ट करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इंटरेक्ट करता है। तो ये दोनों अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एक दूसरे को इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो इंटरेक्ट करें आर डिस्टेंस पर Q1 की वजह से, तो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, E बराबर के Q1 अपॉन आर स्क्वायर। लेकिन अगर Q नोट है, Q नोट वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, तो ये आगे चला गया, इसको हमने थोड़ा उठा के यहाँ से उठा के आगे रख दिया, यहाँ पर पूछ लिया। तो अब Q1 को पूछेंगे कि अभी राइट ना तुझे Q2 कहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो वे R पर नहीं दिखाई देगा, उसको कहाँ पर दिखाई देगा, R माइनस डेल्टा पर। क्यों, इसकी वजह क्यों है, R माइनस डेल्टा फाइव पर डेल्टा पर दिखाई देगा। इसकी वजह यह है कि मैक्सिमम स्पीड कितनी होती है, मैक्सिमम स्पीड होती है इंफॉर्मेशन पहुंचने की, एक किसी बॉडी तक इंफॉर्मेशन पहुंचने की मैक्सिमम स्पीड होती है स्पीड ऑफ लाइट। ये सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होती है। स्पीड ऑफ लाइट के बराबर मैक्सिमम स्पीड कितनी हो सकती है, इंफॉर्मेशन पहुंचने की स्पीड ऑफ लाइट के बराबर। अब ये मैक्सिमम स्पीड इतनी है और ये इन दोनों के बीच की डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो आप Q2 को उठा के थोड़ा सा आगे लेकर चले जाएंगे हम, तो इस Q1 को राइट ना वो R माइनस फाइव पर दिखाई देगा, डेल पर दिखाई देगा, R पर नहीं दिखाई देगा। बिकॉज इन्फॉर्मेशन पहुंचने की स्पीड वो टाइम है वो लिमिटेड है, मतलब स्पीड वो लिमिटेड है, वो मैक्सिमम स्पीड c है। तो वहाँ तक इमीडिएटली उसको ये पता नहीं चलेगा कि Q2 कितना आगे गया, इसको लेट पता चलेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, तो E2 कितना होगा, यहाँ पर Q1 पर E2 कितना होगा, तो कितना होगा R माइनस फाइव का स्क्वायर, E2 इतना हो गया। इसकी वजह से इसको क्या दिखेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड 2 कितनी दिखेगी, के Q2 अपॉन R माइनस फाइव का स्क्वायर, डेल का स्क्वायर। अब तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 कितना हो गया, Q1 अपॉन के Q2 अपॉन R माइनस डेल का स्क्वायर, ये हो गया, ये यहाँ पर फोर्स हो गया। अब यहाँ पर दोनों फोर्स को बराबर करके देखो तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 डज नॉट इक्वल टू आ रहे हैं, यहाँ पर ये दोनों इक्वल नहीं आ रहे। तो इसका मतलब ये कंसेप्ट क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड एक कन्वेंशनल, ये मतलब नेसेसरी हो गया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट यहाँ पर नेसेसरी हो गया। समझने का कूलम्ब्स लॉ है वो स्टेशनरी चार्ज के लिए भी, अगर इन दोनों के स्टेशनरी चार्ज के बीच में भी डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होगी तो वहाँ पर भी कूलम्ब्स लॉ वैलिड नहीं होगा, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट आया। और हम अगली क्लास में इलेक्ट्रिक फील्ड के एग्जाम्पल देखेंगे और कूलम्ब्स लॉ के एग्जाम्पल देखेंगे। आज तक इतना ही, ओके।